गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 8 मार्च और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में, वो भी बैकग्राउंड के साथ में, राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। साथ में 5 नेशनल लेवल की महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी कवर करेंगे और वीडियो एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे दोस्तों। और आप सभी से गुजारिश है, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप सपोर्ट करिए दोस्तों। चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको शेयर करके दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि आज है 8 मार्च और आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे है दोस्तों। और 2022 की थीम क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये दोस्तों 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी थीम है, तो इसको रट लीजिए। यही काम की चीज़ अपने लिए, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। ठीक है, जेंडर क्या कि इक्वलिटी क्या कि जरूरी है मजबूत भविष्य के निर्माण करने के लिए। तो ये आप इतना फैक्ट है वो आप याद रखिए। बाकी क्या है कि इसकी हिस्ट्री वगैरह ये दे रखी है कि पहले क्या है कि 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया गया था। कहाँ पे? डेनमार्क और जर्मनी के, वहाँ पे क्या कि मनाया गया था। पहले क्या है कि 19 मार्च को, न कि 8 मार्च को। लेकिन बाद में क्या है कि 1921 से क्या है कि हर साल क्या है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाने लगा था। एक एक्टिविस्ट हैं दोस्तों जिनका नाम है क्लारा जेटकिन, उनके प्रयासों से क्या है कि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 1911 के अंदर बनाया गया था। तो ये आप फैक्ट है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले के अंदर सिरमौर कहा जाता है। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह है उस पर ध्यान देना है अपने को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये याद रखोगे कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता विकसित कर ली है। 10 गीगावाट का अर्थ हो गया 10,000 मेगावाट। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर क्या है कि राजस्थान की क्षमता कितनी विकसित की है भाई? राजस्थान ने 10,200 मेगावाट की क्षमता है वो विकसित कर ली है दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? कर्नाटक, जिसने क्या कि 7500। और गुजरात है वो थर्ड नंबर पे है दोस्तों, जिसने 6300 मेगावाट की क्षमता विकसित की है। तो सौर ऊर्जा के मामले के अंदर 10 गीगावाट एकमात्र राज्य है राजस्थान। दूसरा क्या है कि क्रम याद रखना आप, राजस्थान के बाद में कर्नाटक, उसके बाद में क्या है कि गुजरात, ये तीनों के तीनों क्रम है वो आप याद रखना दोस्तों। और इसी के चलते क्यों भाई राजस्थान के अंदर क्या है कि 365 दिनों में से 325 दिन है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर सूर्य की ऊर्जा वगैरह है वो लगातार मिलती रहती है। इसी चलते राजस्थान के अंदर लगातार क्या दोस्तों इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान समिट है उसके अंतर्गत 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह है उनका विकास करने के लिए इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट के तहत 8 लाख करोड़ रुपए है उसके प्रस्ताव है वो आ चुके हैं दोस्तों। प्रतिदिन है वो पवन ऊर्जा प्लांट है, उससे क्या है कि राजस्थान के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है? 150 लाख यूनिट प्रतिदिन राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा से 150 लाख यूनिट का उत्पादन हो रहा है। और सौर ऊर्जा प्लांट है उससे क्या है कि 225 लाख यूनिट का उत्पादन है वो प्रतिदिन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के चलते और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं दोस्तों। राजस्थान में क्या इसलिए भी फोकस हो रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है कि जो पवन ऊर्जा है उसकी स्थापित क्षमता है 715 मेगावाट, जबकि सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 142 मतलब इतनी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, इतना पवन ऊर्जा का उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर हो सकता है। ये एनर्जी की क्षमता दे रखी है 715 है वो विंड एनर्जी की, जबकि 142 गीगावाट की सोलर क्षमता है वो राजस्थान के अंदर है दोस्तों। 1.25 लाख हेक्टेयर की भूमि है वो राजस्थान के पास में ऐसी पड़ी है। और सरकार के द्वारा टारगेट कितना रखा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सरकार ने 2025 तक सोलर प्लांट से 30,000 मेगावाट की क्या है कि लक्ष्य है वो टारगेट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया है। अभी 10,200 मेगावाट की क्षमता हासिल की है, लेकिन टारगेट 2025 तक कितना रखा है? 30,000 मेगावाट की क्षमता। ठीक है, नोखा के अंदर 925 के की मेगावाट की क्षमता का राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोखा के अंदर। कहाँ पे? नोखा के अंदर 925 मेगावाट की क्षमता से बन रहा है। पहला तो आप सभी को पता है बड़ला, जोधपुर का जो सोलर पार्क है
वो 2300 मेगावाट के आसपास क्या की कैपेसिटी है उसकी। तो ये आप फैक्ट याद रखोगे। कुछ और फैक्ट है जिसके बारे में भी जानते हैं। सोलर के अंदर सिरमौर है, देखो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे पे कर्नाटक और थर्ड नंबर पे गुजरात, ये सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में। लेकिन रूफ टॉप के की जो मामले यानी छत पे क्या की जो सौर ऊर्जा वगैरह है, प्लेटें लगा के वहाँ से जो उत्पादन होता है, उसके मामले के अंदर गुजरात पहले नंबर पे, याद रखोगे। राजस्थान तीसरे नंबर पे है। रूफ टॉप सोलर उत्पादन के मामले के अंदर राजस्थान तीसरे नंबर पे है दोस्तों, याद रखना। 612 मेगावाट की क्षमता है। जबकि पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले के अंदर, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन है वो देश के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है, वो तमिलनाडु है। और राजस्थान कौन से स्थान पे? राजस्थान 5वें स्थान पे दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा कितना टारगेट रखा है? केंद्र सरकार ने रखा है भाई, पहले केंद्र सरकार के द्वारा 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी 2030 तक सरकार ने ये रखा है, केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट सोलर एनर्जी क्षमता है वो विकसित करने का टारगेट है, वो केंद्र सरकार के द्वारा रखा है, वो भी 2030 तक। ये टारगेट वगैरह रखे हैं दोस्तों सौर ऊर्जा। अगला, अभी गर्मियाँ बढ़ रही है, ठीक है, इसी के चलते क्या है कि टाइम पे क्या है कि पानी की क्या है कि आपूर्ति वगैरह सुनिश्चित करने को लेके PWD क्या की जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या की बैठक वगैरह है वो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ली गई थी, और बोला गया है कि समय पर पूरी हो, जितनी भी पेयजल परियोजना वगैरह है उसकी पानी की आपूर्ति वगैरह है वो समय पर क्या कि सुनिश्चित हो। और इसीलिए जल जीवन मिशन है उसकी लघु योजनाओं के अंदर 90% क्या है कि हिस्सेदारी वगैरह है उसके जो कार्यदेश वगैरह वो जारी कर दिए सरकार के द्वारा। तो जल जीवन मिशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जल जीवन मिशन है किसका? भाई जल शक्ति मंत्रालय का, केंद्र सरकार के द्वारा जल शक्ति जो मंत्रालय उसके द्वारा 2019 के अंदर इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 2 फैक्ट याद रखिए, इसके 2 फैक्ट याद रखिए। 2019 के अंदर लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसका टारगेट कितना है दोस्तों? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार है देश का, उसको कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी चालू कंडीशन के अंदर क्या कि जो नल कनेक्शन है वो प्रदान करने का टारगेट जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया है, वो भी 2024 तक। दूसरा टारगेट ये है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है कि जो पानी की कितनी आपूर्ति करनी है, जल जीवन मिशन के टारगेट कितना रखा है? 55 लीटर का, ठीक है। इसमें क्या एक फंडिंग का जो पैटर्न है दोस्तों वो कितना है भाई? राजस्थान सरकार के द्वारा जल जीवन जो मिशन है उसके अंतर्गत 50% हिस्सेदारी राजस्थान की है, जबकि 50% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार के द्वारा वे किया जाता है। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में था। नेक्स्ट दोस्तों, केरल के बाद में राजस्थान में बनेगी देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी इसका मतलब ये हो गया देश के अंदर पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी डिजिटल विश्वविद्यालय वो कहाँ पे? केरल के अंदर। और दूसरा क्या है कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर बन रहा है दोस्तों। राजस्थान के अंदर क्या है कि फिनटेक सिटी है। बजट के अंदर 396 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी वगैरह है वो स्थापित की होगी, जो देश की दूसरी यूनिवर्सिटी होगी दोस्तों। 30 एकड़ की जमीन वगैरह का प्रस्तावित किया गया है। एक और फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय यानी शिक्षक वगैरह रहते, टीचर्स वगैरह रहते, उनको ट्रेनिंग करने के लिए पहला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना वो कहाँ पे की जा रही है दोस्तों? तो याद रखना, दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार के द्वारा देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान की जो भावना है, राजस्थान की भावना जाट है दोस्तों, उसने इतिहास रचा है किसके साथ में मिलके? रवीना और मुनीता के साथ में मिलके कांस्य पदक जीता है दोस्तों। वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर 61 साल बाद में पहली बार भारत ने क्या कि इस चैंपियनशिप के अंदर कोई मेडल वगैरह जीता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बारे में बात करते हैं कि भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता के द्वारा राजस्थान की ओलंपिक खिलाड़ी है दोस्तों। जो भावना जाट है वो राजस्थान की ओलंपिक खिलाड़ी है ये। और मस्कट के अंदर, कहाँ पे? ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी मस्कट है दोस्तों। वहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कौन सी चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है। उसके अंतर्गत कांस्य पदक है वो भावना, रवीना और मुनीना ने मिलकर क्या जीता है दोस्तों। 20 किलोमीटर की रेस थी उसके अंदर, और चीन ने क्या कि गोल्ड मेडल जीता था।
और इसी के साथ में भारतीय महिला टीम है वो इस तरह का इतिहास रचने वाली 61 साल बाद में क्या कि इस चैंपियनशिप है इसके अंदर ये पुरस्कार मिला है, तो ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों मांगियार कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। ये अखबार के अंदर थोड़ी सी कटिंग आई हुई थी। इसमें जो काम की चीज़ है आपने लिए कि जो मांगियार समुदाय है दोस्तों, ये एक मुस्लिम समुदाय है जो रेगिस्तान जिले वगैरह हैं जैसे बाड़मेर और जैसलमेर है, वहाँ पे राजपूतों के साथ में ये रहते हैं और ये शादी ब्याह हो गया, जन्म हो गया, ठीक है, और शुभ अवसर पे अपने गाने वगैरह, राग रागनियाँ वगैरह क्या क्या करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है संगीत के क्षेत्र के अंदर, मांगलियार कम्युनिटी, ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन इनके द्वारा जो वाद्य यंत्र है वो इंपॉर्टेंट है। मांगलियार समुदाय के द्वारा दोस्तों कामेचा और खड़ताल क्या कि वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लेते हैं। संगीत के टाइम में क्या है कि कौन से वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लेते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कामेचा, दूसरा खड़ताल, ठीक है, बाकी तो ढोलक, हारमोनियम ये तो चलते रहते हैं। लेकिन क्या है कि मांगलियार कम्युनिटी गायकी के अंदर कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखना, कामेचा और खड़ताल। नेक्स्ट दोस्तों बोल मिल के बारे में बात करते हैं। 600 जो बोल मिल है दोस्तों वो ब्यावर के अंदर है। सिरेमिक उद्योग अजमेर जिले के ब्यावर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी बोल मिल मंडी है। कल मैंने बात की थी कि एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ पे, नोक के अंदर। नोक के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है दोस्तों। जबकि बोल मिल मंडी कहाँ पे, अजमेर जिले के ब्यावर के अंदर है दोस्तों। सिरेमिक उद्योग के अंदर ये बोल मिल वगैरह है वो यूज किए जाते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन लगभग क्या कि 24,000 के टन पाउडर वगैरह है वो कच्चा माल वगैरह है वो निकाला जाता है। रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं। पचपदरा के जो रिफाइनरी है उसका एक कटिंग से आई हुई है जिसके बारे में बात करते हैं। ये लगभग कितनी भाई 4,813 क्या कि एकड़ भूमि के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान सरकार प्लस क्या कि HPCL, राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है भाई 26% है इस रिफाइनरी के अंदर, बाड़मेर के पचपदरा के अंदर। जबकि HPCL है उसकी हिस्सेदारी कितनी है 74%। जब समझौता हुआ था तब क्या कि 43,129 करोड़ रुपए की लागत से क्या कि ये बनने वाली थी, 43,129। लेकिन अभी इसकी लागत कहाँ पे पहुँच गई है दोस्तों, 75,000 करोड़ रुपए इसकी लागत वगैरह है वो पहुँच गई है। सरकार का टारगेट है कि 2023 जून तक ये रिफाइनरी वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और इसके अंदर इसके साथ में एक 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। 5500 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन के की हाईवे, नेशनल हाईवे है उसका भी निर्माण है वो किया जा रहा है। जैतून की पहली रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे, बीकानेर के लूणकरसर के अंदर स्थापित होगी दोस्तों। देश की पहली जैतून रिफाइनरी और राजस्थान की पहली क्या की जैतून रिफाइनरी है वो बीकानेर के लूणकरसर के अंदर लगाई गई है दोस्तों, जिसका काम है जैतून की सबसे अधिक खेती भी क्या है कि राजस्थान के अंदर होती है। जैतून की सबसे ज़्यादा खेती वगैरह भी कहाँ पे होती है, राजस्थान के अंदर है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह उसमें क्या यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रेगिस्तान के अंदर 900 अरब का क्या कि भंडार वगैरह मिला है। कहाँ पे, बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र के अंदर। किसके द्वारा खोज की गई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खोज की गई थी, जिसके अंतर्गत रेयर अर्थ मेटल जो दुर्लभ खनिज वगैरह रहती हैं उनका भंडार है वो बाड़मेर के सिवाना के अंदर मिला है। लगभग क्या कि 900 क्या कि अरब क्या कि टन के आसपास क्या कि भंडार वगैरह दोस्तों, जिसकी अब रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे गैलेनियम, रूबिडियम, इम्प्रियम, थोरियम, यूरेनियम, जर्मेजियम, सीरियम, ये इस तरह के क्या कि ये सारे के सारे नियम लास्ट में लगे हुए, तो समझ जाना कि ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल वगैरह है, ठीक है। अगला दोस्तों, प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी जो मेडिकल है उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे भाई, अजमेर के अंदर। मामला क्या है, बजट के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी 250 करोड़ रुपए का ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, अजमेर के अंदर। तो अजमेर के अंदर प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक और नियोनोटोलॉजी का की मेडिकल है, इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों। ये कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू का की जो मेडिकल कॉलेज है वहीं पे शिशु चिल्ड्रन वार्ड है उसको रिप्लेस किया जाएगा और एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में, ताकि क्या कि नवजात शिशु वगैरह है उसकी क्या कि बेहतर तरीके से क्या कि इलाज वगैरह करने के लिए ये सरकार के द्वारा एक इंस्टीट्यूट की स्थापित किया जा रहा है। अगला पिछोला झील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये अपने नए अंदाज के अंदर विश्व प्रसिद्ध क्या कि पिछोला झील है जो है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। इसके बारे में बैकग्राउंड के साथ में क्या कि डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कटिंग्स दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या कि लेक पैलेस है वो याद रख सकते हो, मोहन मंदिर है, मोहन मंदिर भी है, और इसी झील के किनारे पे सिटी पैलेस है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष अभियान
जीरो के अंतर्गत उसका द्वितीय चरण है वो स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर गर्भवती जो महिलाएं वगैरह है और बच्चों को क्या है कि टीके वगैरह लगाए जाएंगे दोस्तों। चिकित्सा मंत्री क्या है कि प्रसादी लाल मीणा है, उसने बोला है कि 7 मार्च से ये अभियान है वो स्टार्ट किया जाएगा, द्वितीय चरण स्टार्ट किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का द्वितीय चरण है वो स्टार्ट किया जाएगा। पहला 1 फरवरी के अंदर अभियान चला था, लेकिन अभी दोबारा चल रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाने की अपील है वो सरकार के द्वारा की गई है। 13 मार्च तक ये अभियान चलेगा, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर क्या है कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी। 1978 के अंतर्गत भारत में टीकाकरण विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है दोस्तों, जो 1978 में शुरू किया गया था। 1985 के अंदर ये टारगेट रखा गया, जो यूनिवर्सल जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत यूआईपी के अंतर्गत 1985 के अंदर 12 टीके लगवाने थे। 12 बीमारियों के टीके वगैरह है वो फ्री के अंदर लगवाने का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर क्या है कि सरकार के द्वारा 2015 के अंदर एक नया मिशन स्टार्ट किया गया था। कवरेज के अंदर तेजी लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई थी। सरकार ने टारगेट रखा 2015 के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल जो हेल्थ प्रोग्राम था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था, उसके अंदर तेजी लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसका टारगेट ये था 90% लोगों तक पहुँच प्रदान किया। जो गर्भवती महिला बच्चे वगैरह हैं जिनको 12 टीका वगैरह लगाना रहता है, तो उस पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए 90% तक के बढ़ाया जा सके, इसलिए सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2017 के अंदर सरकार के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। किसकी स्टार्ट की गई? इंटेंसिफाइड क्या है कि मिशन इंद्रधनुष की स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर लेकिन फिर क्या है कि सरकार के द्वारा इसी के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 चरण है वो स्टार्ट किए गए थे। अभी क्या है कि जो वर्तमान के अंदर जो चल रहा है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 7 फरवरी 2022 को वर्चुअली तरीके से गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई थी। किसकी? गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 7 फरवरी 2022 के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो टीके हैं दोस्तों, ये 12 टीके हैं, ये निःशुल्क तौर पे लगाए जाते हैं। पोलियो, गलघोटू, हेपेटाइटिस बी, टीबी के, काली खांसी के दोस्तों, निमोनिया, टिटनस, मेजेंटाइटिस, खसरा, रुबेला और रोटरा वायरस वगैरह, ये सारे के सारे जो टीके दोस्तों 12 टीके हैं, 12 बीमारियों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो फ्री के अंदर क्या है कि इस अभियान के अंतर्गत लगाए जाते हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो शिकायत निवारण वगैरह है उसमें 6 माह से अधिक लंबित नहीं रहने चाहिए। ये राजस्थान की जो मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा है, उसके द्वारा ये बोला गया है, सभी संभागीय जो आयुक्त है और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आमजन की समस्या वगैरह है उसको सुनकर समझ करके तुरंत क्या है कि उसका निस्तारण करें, उसका निपटान करें, और कोई भी शिकायत वगैरह है वो 6 माह से अधिक लंबित है वो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे नहीं रहनी चाहिए। तो आइए राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये क्या करता है भाई, सामान्य जन, जितने भी जन सामान्य लोग हैं उनके द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। अपनी जो भी समस्या वगैरह है वो यहाँ पे क्या कि दर्ज करवाई जा सकती है संपर्क पोर्टल पे। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं का ऑनलाइन दर्ज किया जाता है राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंदर। बिना मतलब क्या कि किसी जिस डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम है वहाँ पे उपस्थित हुए बिना क्या है कि अपनी शिकायत वगैरह है वो दर्ज करा सकते हो। पंचायत समिति और जिला स्तर पे राजस्थान संपर्क केंद्र वगैरह है वहाँ पे निःशुल्क रूप से भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, क्योंकि पंचायत समिति स्तर पे जो राजस्थान संपर्क केंद्र वगैरह है वहाँ पे आप निःशुल्क रूप पे, और 181 एक और तरीका है जहाँ पे शिकायत दर्ज कराने का, सिटीजन कॉल सेंटर है। 181 नंबर डायल करके आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पे अपनी जो भी शिकायत वगैरह है वो दर्ज करवा सकते हो दोस्तों। तो ये पोर्टल याद रखना किससे संबंधित है, जन सूचना से, जन सामान्य वगैरह अपनी शिकायतों का जो कहीं भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वो क्या पोर्टल का नाम क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। नेक्स्ट दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित एक प्रदर्शनी वगैरह है उसका शुभारंभ किया गया था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उनका 53वां स्थापना दिवस है। वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो वहाँ बनाया गया था दोस्तों। जो CISF है ये काम किसके लिए काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। गृह मंत्रालय के अधीन ये दोस्तों सिक्योरिटी फोर्स है वो काम करती है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 के अंदर। तो CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी, जिसका काम यह था भारत के अंदर जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ वगैरह है और सरकारी जो बुनियादी ढांचा परियोजना वगैरह है उसको कवर कर, जैसे मेट्रो हो गई या रेलवे हो गई
या कोई औद्योगिक इकाई वगैरह हो गई, PSUs वगैरह हो गई, उनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी दोस्तों। और फिर क्या गई, एक एक्ट पारित किया गया था 1983 के अंदर, एक्ट पारित करके इसको सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब? 1983 के अंदर। और स्थापना कब हुई? 1969 के अंदर। ये याद रखोगे दोस्तों। CISF भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है, जैसे BSF हो गई, CRPF हो गई, असम राइफल्स हो गई, इसके अलावा क्या नाम है, SSB हो गई। इस तरह क्या है कि भारत की 6 क्या कि अर्धसैनिक बल है दोस्तों, उसमें से एक CISF भी है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो ये याद रखोगे। अगला पत्रकार क्या है कि अमितावा कुमार है, उसके द्वारा एक नई बुक लिखी गई है। बुक का नाम क्या है दोस्तों? द ब्लू बुक। तो कौन है भाई? पत्रकार क्या कि अमितावा कुमार है, उसके द्वारा द ब्लू बुक है, वो अपनी बुक लिखी गई है। कल मैंने 2 बुक डिस्कस की थी, एक तो अनफिनिश्ड है दोस्तों, वो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। प्रियंका चोपड़ा है दोस्तों, उसके द्वारा अनफिनिश्ड क्या की बुक है वो लिखी गई है। एक रस्किन बोर्ड की बुक डिस्कस की थी, ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, उसके द्वारा ये बुक है। वो कल 2 बुक अपने डिस्कस की थी, आज एक और बुक है पत्रकार के अमितावा कुमार है, उसके द्वारा द ब्लू बुक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई मेट्रो परियोजना पुणे के अंदर, पुणे मेट्रो रेल परियोजना है, उसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट वगैरह याद रखोगे। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसमें 33 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, तो हाल ही के अंदर क्या कि कौन सी मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा? तो पुणे मेट्रो परियोजना। और पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनर्जी दोस्तों देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एक फ्लाइंग ट्रेनर है, जो पुडुचेरी के अंदर समुद्र स्तरीय परीक्षण वगैरह है हाल ही के अंदर सफलतापूर्वक क्या कि इसको किया गया था। हंसा एनर्जी को क्या कि इसकी रफ्तार क्या कि 155 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। और इसका काम क्या रहेगा? हैंडलिंग वगैरह हो गया, चढ़ाई वगैरह, क्रूज प्रदर्शन हो गया, बोल्ड लैंडिंग हो गया, सकारात्मक नकारात्मक जो भी क्या कि ये प्रदर्शन का मूल्यांकन वगैरह इसके अंतर्गत किया गया था। ये फ्लाइंग ट्रेनर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, हंसा एनर्जी। अगला BCCI के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के अंदर गवर्निंग काउंसिल है, उसके द्वारा राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI का जो मुख्य उत्पाद है रुपए और टाटा IPL है, उसको आधिकारिक रूप से अपना ऑफिशियल जो पार्टनर वगैरह है उसको बनाया गया है। ठीक है, तो BCCI के द्वारा घोषणा की गई, एक तो रुपए होगा, दूसरा टाटा IPL, ये आधिकारिक भागीदार है। वो BCCI ने 2022 के लिए क्या कि इसको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्या कि क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके द्वारा वर्तमान कीमतों पर यानी चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत वृद्धि दर के मामले के अंदर तेलंगाना 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया दोस्तों। तो हाल ही के अंदर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये डाटा जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत वर्तमान कीमतों पे प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद उसके मामले प्रति व्यक्ति क्या है कि इनकम के मामले के अंदर तेलंगाना 1 करोड़ वाले राज्य की कैटेगरी के अंदर पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु अन्य जैसे राज्य आते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखना, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में पहले नंबर पे कौन है? तो तेलंगाना। अगला दोस्तों, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 की उद्घाटन है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे स्टडी इन इंडिया मीट है उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जिसने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ के टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए? तो भारतीय के कैप्टन रहे कपिल देव है, उनको पीछे छोड़ा है तो R अश्विन के द्वारा, रविचंद्र अश्विन है उसके द्वारा क्या कि पहले टेस्ट के तीसरे दिन R अश्विन के द्वारा 435 विकेट हैं दोस्तों वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद साथ ही उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ा। कपिल देव ने क्या कि 434 विकेट लिए थे दोस्तों टेस्ट के अंदर, क्या कि कपिल देव के कितने विकेट हैं? तो 434 विकेट हैं। और अश्विन भारत के दूसरे सफल गेंदबाज बन गए। ठीक है, अनिल कुंबले को पहले नंबर पे हैं दोस्तों, जिनके द्वारा टेस्ट के अंदर 619 क्या कि विकेट क्या कि हासिल कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे कपिल देव थे, उनको पीछे छोड़ के अश्विन क्या कि अभी दूसरे
सबसे बेस्ट सफल कह के टेस्ट गेंदबाज है वो कौन है? आर अश्विन, जिनने 435 विकेट हासिल कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, ये याद रखोगे। आर अश्विन के द्वारा 150 से अधिक विकेट है, वो वनडे के अंदर भी ले चुके हैं। नेक्स्ट, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष हाल ही के अंदर किसको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दोस्तों राहुल सचदेवा है, न्यायमूर्ति राहुल सचदेवा है। उनको सॉरी दोस्तों, डीएन पटेल है, डीएन पटेल है दोस्तों, उसको दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय के न्यायाधिकरण है, उसका नया अध्यक्ष है और वो हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। जेएंडके के एयरवेज के सीईओ निम्न में से किसको बनाया गया है? तो संजीव कपूर है दोस्तों, उनको जेएंडके की एयरवेज है उसका नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 साल की उम्र के अंदर क्या कि हार्ट अटैक से क्या कि दोस्तों इनका देहांत हो गया था, जिनका नाम है शेन वॉर्न। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। शेन वॉर्न के द्वारा 145 टेस्टों के अंदर 705 विकेट लिए थे दोस्तों। याद रखना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर शेन वॉर्न के द्वारा 705 विकेट लिए थे। टेस्ट कैरियर के अंदर 37 बार 5 विकेट लिए दोस्तों, और मैच के अंदर 10 बार 10 विकेट हासिल करने वाले भी गेंदबाज हैं। तो शेन वॉर्न के द्वारा 37 बार क्या कि पारी के अंदर 5 विकेट लिए हैं, और मैच के अंदर 10 बार के अंदर 10 विकेट क्या कि हासिल किए हैं दोस्तों। और 194 वनडे के अंदर 293 विकेट भी लिए। वनडे के अंदर क्या कि 293 विकेट है, जबकि टेस्ट के अंदर 705 विकेट है, ये भी याद रखोगे। और इनके द्वारा टेस्ट के अंदर जो अपना डेब्यू था वो भारत के खिलाफ था, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। अगला दोस्तों, जन औषधि दिवस है, वो निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? तो 7 मार्च है, उसको जन औषधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला, फिलिस्तीन में हाल ही के अंदर भारत के किस राजदूत का देहांत हो गया दोस्तों? तो मुकुल आर्या है, उनका फिलिस्तीन के अंदर हाल ही के अंदर राजदूत के रूप में तैनात थे, जहाँ पे क्या कि इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। हाल ही के भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो विद्या बालन है, उसको अपना क्या कि ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों, और आपका काम बनता है, मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम बनता है कि आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।